Hello students, this is PK sir, welcoming you to the chemistry part, that is, this is the general organic series, chemistry series, okay, general organic chemistry के लिए, और इसमें हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं isomerism, okay, and in that isomerism we have discussed so far structural isomerism. In this structural isomerism we have discussed 6 types, okay. After that we started stereoisomerism, and in that stereoisomerism the first example of isomerism is but the first type actually, that is geometrical isomerism, ठीक है, geometrical isomerism. And this is the next part. In the last video I discussed about nomenclature systems of geometrical isomers, in short GIs, ठीक है. तो उनके बारे में मैंने आपको 2 टाइप के nomenclature बताए थे. फर्स्ट था आपका सिस ट्रांस आइसोमर्स, यानी कि सिस ट्रांस nomenclature system, and now the second one is EZ system. EZ system के कुछ rules हैं, we have to follow them to find out the correct name. So by this we have done so far, okay. Now here are some assignments for EZ system, okay. So पुराने जो वीडियोस है या जो पुराना पार्ट है उसका GOC का, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए. और अब स्टार्ट करते हैं हम असाइनमेंट फॉर EZ सिस्टम. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. असाइनमेंट फॉर EZ सिस्टम. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ई होगा या जेड होगा, ठीक है. रूल्स आपकी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है. ऐसा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने नहीं बताया यहाँ पर जो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो इसलिए इन सभी को आप लोग वीडियो को पॉज करके और इनको सभी को नोटेड डाउन कर लीजिए, एंड देन यू कैन आंसर दिस इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है. आपका जो कॉमेंट सेक्शन में है उसमें जाके आप इनके आंसर बता सकते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. इसके बाद में अब देखिए, हमारे पास जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल ही हो जिसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो, करेक्ट. कोई ऐसा मॉलिक्यूल ही हो जिसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो. समटाइम इट हैपेंस दैट मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. एक आइडिया होना चाहिए आपके पास कि उस कंडीशन में उस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, करेक्ट. तो देखिए एक एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर यहाँ पर बीच में, इसका मतलब है कि पता नहीं कितनी लंबी सीरीज है, ठीक है. इसके एक साइड में R1 है और एक साइड में R2 है, ठीक है. ये लिमिट है इसकी. अगर हमें इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, अगर इसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला चाहिए एक, तो उसके लिए देखिए फर्स्ट जो है वो है, अगर R1 और R2 इक्वल नहीं हो. R1 एंड R2 इक्वल नहीं होने का मतलब क्या होता है, जैसे R1 हो सकता है CH3, अगर R1 मिथाइल है तो R2 क्या हो सकता है, मिथाइल के अलावा कुछ भी हो सकता है, CH2CH3, CH2CH3 हो सकता है. क्यों? क्योंकि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम R1. नेक्स्ट और क्या हो सकता है, अगर R1 इथाइल है, C2H5 है, तो फिर R2 क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, या प्रोपाइल हो सकता है, दैट इज एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल हो सकता है. यानी कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, करेक्ट. चलिए ये हो गया. तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें R1 और R2 इक्वल नहीं है, ये R1 और ये R2 अगर इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ GI जो होते हैं वो होते हैं 2 to the power n, और जहां पर n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है, तो ये तो एक कॉमन एग्जांपल बताया मैंने फॉर रिप्रेजेंटेशन, और इसमें कितने बॉन्ड होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है. नेक्स्ट, जरूरी नहीं है कि R1 और R2 इक्वल ही हो, नॉट इक्वल हो मतलब अनइक्वल हो. तो R1 R2 अगर इक्वल हो तो उस कंडीशन में आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ GI 2 to the power n-1 प्लस दिस इज व्हाट, प्लस 2 to the power p-1, ओके. और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. ये जो n है ये तो है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और p क्या होगा, P को हाफ लेंगे अगर ये N
इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8, 2 4 6 8 एटसेट्रा। और अगर n ओड है, ओड का मतलब क्या होता है 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। तो उस कंडीशन में p की वैल्यू लेंगे हम n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो था एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नंबर को कैलकुलेट करने का एक तरीका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको लर्न करते हैं, और ये जो एग्जाम्पल होगा वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। किस चीज़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है उसके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एक तरफ है CH3, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, CH2 फिर CH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड फिर यहाँ पर CH, और फिर यहाँ पर CH2, और फिर यहाँ पर है आपका CH3, यहाँ पर ये CH3 है, ठीक है। और इस साइड में यहाँ पर क्या है CH3 है। दोनों तरफ अलग अलग है, करेक्ट। R1 और R2 क्या है, इक्वल नहीं है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम इसको लर्न करने के लिए, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n देखिए 1 2, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई, 1 2 और ये 3। n की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। इस कंडीशन में इसके जो आइसोमर्स बनेंगे, इसके जो GI बनेंगे, G आइसोमर्स, वो कितने बनेंगे 2 to the power 3, 2 to the power 3 दैट बिकम्स 8। कितना हो गया 8 बन गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। अब अपोजिट एग्जाम्पल कुछ और लेना हो तो देखिए फिर से एग्जाम्पल देखिए एक और, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या है इसमें ये जो मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड में वो क्या है इक्वल है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2, करेक्ट। प्लस नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है आपको, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखना है कितने हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, R1 अगर R2 के इक्वल हो, R1 R2 के इक्वल हो, और अगर n ओड हो तो फिर आपको ये जो फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ GI कितने होंगे 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1, ओके। फिर इसमें p कितना होना चाहिए, पहले p कैलकुलेट करो, p कितना होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट बिकम्स 2, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू को इसमें पुट करके रख देंगे तो यहाँ से GI आ जाएगा आपका 2 3 की पावर -1 प्लस 2 और p-1, p कितना आया 2 2 to the power -1 दैट बिकम्स कितना बन गया 2 की पावर 2 2 to power 2 प्लस 2 to the power 1, ये तो हो गया 4 प्लस 2 की पावर 1 कितना होगा 2 होगा दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिएगा, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। नया एक आइसोमेराइज्म स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म। ऑप्टिकल वर्ड जो होता है, ऑप्टिकल वर्ड का मीनिंग या उसका रिलेटेड जो टर्म होता है वो होता है लाइट, यानी ये लाइट से रिलेटेड कोई आइसोमेराइज्म है, ठीक है। पहली बात डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन के लिए तो सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में आपका कभी भी आइसोमेराइज्म होगा ही नहीं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला,
structural formula, that should be also same, but the tendency to rotate the PPL, tendency or the behavior to rotate the PPL is different, ये different होगा, तो यही एक डिफरेंस बनेगा इसमें। अब सब कुछ तो समझ में आ रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि ये PPL क्या होता है, व्हाट इज दिस PPL। PPL का फुल फॉर्म आपको लिखना है प्लेन पोलराइज्ड एंड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में बोलते हैं PPL। ठीक है, PPL क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल सी अगर हम लाइट की बात करें, हमारा जो नॉर्मल लाइट जो होता है, ऑर्डिनरी लाइट जो होता है, तो उसकी एक स्पेशल चीज़ क्या होती है कि वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, सभी डायरेक्शंस में उसका मूवमेंट होता है। ठीक है, सभी डायरेक्शन में मूव होता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट जो होता है ना, वो सभी प्लेन्स में मूव करता है, या सभी प्लेन्स में जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं या जो फोटोन होते हैं वो आपको सभी प्लेन्स में मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये जो लाइट होता है, इस लाइट को जब हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, किस में से पास करते हैं? निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म क्या होता है? निकोल तो एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने बनाया होगा तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया निकोल प्रिज्म। लेकिन होता क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट को जब आप PPL में से पास करते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, आपका जो लाइट है उसका एक ही प्लेन बचता है। अब जो लाइट यहाँ पर आपको मिलती है, ये लाइट जो है वो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव करती है, और ऐसी जो लाइट होती है इसको ही बोला जाता है PPL। व्हाट इज दिस कॉल्ड? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है, इसको क्या करते हैं हम, सैंपल जो आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका कंपाउंड है, उसमें से पास करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। तो क्या होगा, ये है आपका सैंपल। किस चीज़ का सैंपल है ये? जो आपने सब्सटेंस लिया है, जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको उस सैंपल में से पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, सैंपल ऑफ कंपाउंड, सिंपल सा आप ऐसे लिख दीजिए, सैंपल ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये एक कोई कंटेनर होगा और उस कंटेनर के अंदर जो आपका वो सब्सटेंस रखा हुआ होगा। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास करेंगे। तो देखिए, प्लेन पोलराइज्ड का जो प्लेन होता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में जो रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो नेचर होती है, उसको ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन बनती है, करेक्ट। दो कंडीशन कौन कौन सी बनती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। दो कंडीशन कौन कौन सी बनती है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर ये आपका PPL है, उसमें तो कोई चेंज, ये PPL है। ठीक है, अब अगर इस सैंपल ने आपका जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो अब आपका जो नया PPL बनेगा या जो उसका डायरेक्शन है वो ऐसा हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ये जो लाइट है,
ये पीपीएल जो है इसको, ये जो सैंपल है वो ऐसे मूव कर दे, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर दे, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको याद रखना है कि ये ऐसा बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं, ये आपका क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, घड़ी जो होती है उस घड़ी के अंदर जो आपका नीडल होता है वो ऐसे मूव करता है, जैसे ये मूव कर रहा है वैसे ही मूव करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे ACW, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो हो गया इनका रोटेशन का डायरेक्शन। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेशन। ठीक है, और इसको शॉर्ट में हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, या इसको हम पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से भी हम इसको डिनोट करते हैं। इसका अपोजिट, इसके अपोजिट जो होता है उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेशन, लीवो रोटेशन। और इस लीवो रोटेशन को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं या माइनस साइन के साथ में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई कंपाउंड पीपीएल को डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाएगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेशन में लाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और कोई जो कंपाउंड होगा वो उसको लीवो रोटेशन यानी कि लीवो रोटेटरी बनाएगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड, अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड आपकी पीपीएल को जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके बेसिस पे ही हम उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव का मीनिंग ये होता है कि कोई कंपाउंड, किसी कंपाउंड को हम ऑप्टिकल एक्टिव कब बोलेंगे, जब कोई कंपाउंड पीपीएल के साथ में कुछ चेंज कर देता है, पीपीएल के साथ में कुछ चेंज कर देता है तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो यही है कि द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। अब ये कायरल क्या होता है, कुछ लोग किरेल बोलते हैं, कुछ लोग कायरल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको भी उसी हिसाब से याद रखना है, जो अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए। कुछ लोग कायरल बोलते हैं, मैं कायरल बोलता हूँ, कुछ लोग हिंदी में इसको जनरली किरेल बोला जाता है। ठीक है, अब एक और वर्ड है कि कायरल क्या होता है। पहली बात हम एक बात करते हैं कायरल ऑब्जेक्ट की, कि कायरल या किरेल ऑब्जेक्ट क्या होता है। कायरल या किरेल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके दो इक्वल पार्ट नहीं किए जा सकते, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच कैनॉट बी कट बोल दीजिए या डिवाइड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, विच कैनॉट बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में जिसको कट नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, जिसको कट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे कायरल, और जिसको कट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे अकायरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एग्जाम्पल की बात करिए तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके बताता हूँ आप लोगों को। एक लेटर है पी, भाई मैंने पी क्यों लिया, मेरी इच्छा है, क्यों, क्योंकि मेरा जो नाम है वो पी से स्टार्ट होता है, इसलिए मेरी इच्छा है, मैंने पी ले लिया। ठीक है, अब अगर आप इसके दो पार्ट करोगे तो क्या पॉसिबल है, इसके किसी भी तरीके से आप दो पार्ट इक्वल नहीं कर सकते। किसी भी एंगल से आप कट करके देख लीजिए, किसी भी प्लेन से इसको कट करके देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जिसके दो पार्ट नहीं कर सकते, दो इक्वल पार्ट होने चाहिए, उसको हम कायरल बोलेंगे। इट मीन्स दिस इज कायरल, ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है, दिस इज कायरल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा।
ये अल्फ़ाबेट का ए है, अगर एग्जैक्टली सही लिखा जाए तो ये ए है, ठीक है। क्या हम इसके दो इक्वल पार्ट कर सकते हैं? यस वी कैन डू। ये अगर आप इस प्लेन में इसको कट कर देते हैं तो दो इक्वल पार्ट होंगे, और जिसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं उसको तो हम एकायरल बोलेंगे, एकायरल या एक्यूरेल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पहली बात, मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो सॉरी कायरल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके हम दो इक्वल पार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और आइडेंटिफिकेशन है, कोई इसको कट करके देखेगा, कौन देखेगा पता नहीं चले। कायरल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसका जो इमेज होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में ऐसा करके एक मिरर का जो है रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, ऐसा बनाया होगा ज़रूर। जब आप कायरल ऑब्जेक्ट को उसके मिरर में देखते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज होता है ना, वो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। कायरल ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। अब ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। अब इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखो, क्या ऐसा होगा, यानी क्या ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा? मान लीजिए सब कुछ इक्वल है, मैंने डायग्राम बनाया है, उसके ऊपर मत देखिए, आपको बस ये सोचना है कि क्या इसका जो ये इमेज बना है, ये तो है आपका ऑब्जेक्ट, ये तो क्या है ऑब्जेक्ट, और ये है इसका इमेज, मिरर इमेज, ठीक है। इस इमेज को उठा के आप इसके ऊपर रखिए, क्या ये इसको सुपर इम्पोज करेगा? सुपर इम्पोज करेगा। सुपर इम्पोज का मतलब इसको कवर कर लेगा, दिखेगा नहीं? तो आंसर आएगा आपका क्या, बोलिए, नो, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। अब इसको हम देखना चाहते हैं मिरर में, ये क्या है भाई, एक एकायरल है, इसका इमेज कैसा बनेगा? सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही बनेगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, यानी कि इसको कवर करोगे, इसको इसके ऊपर, तो ये क्या होगा, उसके ऊपर कवर कर लेगा, अच्छे से कवर कर लेगा, और दिखेगा भी नहीं, सुपर इम्पोज हो जाएगा। यानी कि जो एकायरल होते हैं वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और कायरल जो होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। कायरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कायरल ऑब्जेक्ट का। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। कायरल कार्बन या कायरल एटम या कायरल उसको को बोलते हैं हम एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। यस, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कायरल कार्बन, या इसको ही हम बोलते हैं कायरल एटम, कायरल एटम, या इसको ही हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसको ए बना दीजिए, एसिमेट्रिक कार्बन, या इसी को आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर वर्ड, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, एक ही चीज़ के ये इतने सारे नाम है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस नाम अलग अलग दे दिए हैं। तो आपको भी याद रखना पड़ेगा, चारों नाम आपको याद रखना पड़ेगा। किसको बोलेंगे हम कायरल कार्बन? कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स या ग्रुप्स लगे होते हैं। ए कार्बन एटम, ए कार्बन एटम on which 4 different atoms or groups are attached, उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे उसको हम? कायरल कार्बन। फॉर एग्जांपल ये है C, यहाँ पर मान लीजिए WXYZ, क्या ये कायरल कार्बन है? यस, कायरल कार्बन है, बिकॉज WXYZ ऑल आर डिफरेंट। सो कायरल कार्बन जो होता है उसके ऊपर स्टार लगाया जाता है, उसको अलग से दिखाने के लिए, उसको अलग से दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया कायरल कार्बन। ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल।
कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है? ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अच्छे से लर्न करने के लिए आपको पहले बेसिक्स तैयार करने पड़ेंगे। इसके जो कुछ टर्म्स होती है, इसकी जो टेक्निकल जो टर्म्स होती है, उनको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। कायरल मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होता है? ए मॉलिक्यूल which has only important, which has only one chiral carbon। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास केवल एक ही कायरल कार्बन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कायरल क्या बोलेंगे उसको हम? कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, देखिए लैक्टिक एसिड क्या होता है? ये कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, OH होता है, CH3 होता है और COOH ग्रुप होता है। एक कार्बन है, इसके ऊपर चारों ग्रुप्स जो हैं, ये चारों एटम्स या चारों ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट है। तो एक ही कार्बन है जो क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? एक ही कार्बन है जिसको कायरल कार्बन बोल रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? दिस मॉलिक्यूल इसे कायरल मॉलिक्यूल, यानी कि लैक्टिक एसिड जो है वो कायरल मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, एक से ज़्यादा कायरल एटम्स या कायरल कार्बन हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो, या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो तो, दो चीज़ें आती है। तो पहले उसकी भी बात कर लेते हैं हम कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है? ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ के अगर आप दो इक्वल पार्ट कर सकते हैं तो वो जगह, वो प्लेन जहाँ से दो इक्वल पार्ट कर रहे हैं, इसी को तो हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका क्या मीनिंग होता है? जैसे अभी देखा था हमने ए वाला लेटर। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ, एक थोड़ा सा जीके का या एक थोड़ा सा बस पजल टाइप का क्वेश्चन है कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स है। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 लेटर्स हैं, ठीक है, सबको पता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितने लेटर्स कायरल है? हाउ मेनी लेटर्स आर कायरल? ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर कायरल? कितने इनमें से कायरल हैं, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इनमें से कितने जो है वो कायरल एटम हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बता पाते हैं। और कोशिश कीजिए उसका पिक्चर भी ड्रॉ करके, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट यानी कि आपका आंसर जो है उसके राइट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, करेक्ट। चलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड कैसे होता है? देखिए एग्जांपल, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, दो कार्बन है और इस कार्बन पर H है, इस कार्बन पर H है, और नेक्स्ट है इस कार्बन पर OH है, इस कार्बन पर भी OH है, इस कार्बन पर COH है, इस कार्बन पर भी COH है, ठीक है। कौन सा जगह है जहाँ से इस मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट कर सकते हैं? कौन सा प्लेन होगा? इस प्लेन पे अगर हम बात करेंगे तो नहीं हो सकता, इस प्लेन पे नहीं होगा। यही एक ऐसा प्लेन है जहाँ से आप इस मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिस मॉलिक्यूल में, अब यहाँ पर क्या, पहली बात तो यहाँ पर चेक कीजिए कि कितने कायरल एटम हैं। कायरल एटम कितने हैं यहाँ पे? देखिए इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तीन ग्रुप आ गए, तीनों ही डिफरेंट है, और ये एक इतना बड़ा फोर्थ ग्रुप है, यानी कि ये कार्बन कायरल कार्बन है। नेक्स्ट है इस कार्बन की बात कीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि ये मॉलिक्यूल कायरल है, मैंने बोला कि ये कार्बन कायरल कार्बन है। इस कार्बन की बात कीजिए तो जैसा ये है, ये ऐसा वैसा का वैसा ये भी है, दोनों ही क्या है यहाँ पर? कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है इसमें।
अब क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है ये पता करना है अपने को। तो ये हमें पता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो इसके दो इक्वल पार्ट कर देती है, ठीक है। अब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो उस कंडीशन में दो इक्वल पार्ट है और दो ही कायरल कार्बन है, ठीक है। उस कंडीशन में जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्रेजेंट है, इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा होगा, इसके इक्वल पार्ट कर सकते हैं। इसमें दो कायरल कार्बन है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये कायरल नहीं होगा, तो इसलिए ये कैसा होगा, अकायरल होगा। अब ये अकायरल क्यों हुआ देखिए बताते हैं अभी आपको। इसके दो पार्ट हैं, इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट दिख रहे होंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी बताया कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें से एक पार्ट जो है वो क्या करेगा, जो आपका पीपीएल है उसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि एक ऐसा चीज जैसे मान लीजिए ये है आपका पीपीएल, इस पीपीएल को अगर एक इस साइड में मूव कर रहा है और उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मूव कर रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। यानी कि कैसा हो गया ये, अकायरल, ठीक है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसी टार्ट्रिक एसिड को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं। तो देखिए क्या होता है, H OH H OH OH। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए आपके पास एक दूसरा तरीका और है। यहाँ पर आप सिंपल सा एक मिरर रख दो, बस इस जगह पे आप एक मिरर रख दो। H के सामने H आ रहा है, OH के सामने OH आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, इसके सामने ये आ रहा है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको भी आप चेक करने के लिए सिंपल सा एक एक प्लेन मिरर रख दीजिए। यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दीजिए, कोई भी जगह पे आप रख के चेक कर सकते हैं। बस चेक ये करना है कि उस जगह से उस मॉलिक्यूल के दो इक्वल पार्ट होने चाहिए। क्या यहाँ पर दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं? दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है वो अलग टाइप का होगा। H के सामने यहाँ OH आ रहा है, अपोजिट है, यहाँ पर H के सामने इधर OH है, तो इक्वल पार्ट नहीं होगा, इक्वल पार्ट नहीं होगा। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है अपना कि भाई यहाँ पर तो जो है COH है, यहाँ पे भी COH है, ओके, यहाँ पर OH है, इसमें भी OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पे भी H है, तो इक्वल तो हो गया ना। वो तो आप अकॉर्डिंगली मोलर मास या एटम्स के नंबर के बेसिस पे बता रहे हो, लेकिन रियल में आपको बस यही याद रखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जिसके दो इक्वल पार्ट किए जा सकते हैं। इक्वल पार्ट का मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आप इन दोनों को फ्लैप करो, फ्लैप करने का मतलब अगर ऐसे ढक दो तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने चाहिए। जैसे यहाँ करेंगे, इसको यहाँ से कट करने के बाद मान लीजिए ये नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, इनको आप ऐसे करके देखिए हमारे जो है पाम हथेली जो है उसको देखिए, जैसा ये है वैसा का वैसा ही ये है। ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे पर क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। देख सकते हैं आप, हर तरह से इक्वल है, हर तरह से इक्वल। अब ये मत करना कि सर आपने इधर रिंग पहन रखा है, रिंग ऐसा ही है, कोई फालतू वाली रिंग है, काम की रिंग नहीं है, ठीक है। ये है सुपर इम्पोजेबल का केस, इसके ऊपर सेम टू सेम ऐसा आ जाता है। सो दिस इज सुपर इम्पोजेबल। तो जो सुपर इम्पोजेबल हो गया वही है उसमें प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो पहले से कंफर्म है कि ये स्टार, दो स्टार हैं इसमें, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल, दो कायरल कार्बन है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, POS नहीं है, इसलिए ये कायरल नहीं बल्कि ये कैसा होगा, कायरल होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कायरल होगा। कैसा मॉलिक्यूल है ये, कायरल मॉलिक्यूल। और ये कैसा मॉलिक्यूल था, अकायरल मॉलिक्यूल। कौन सा, ये वाला। स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, बस अरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिफरेंट है। कायरल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो अब आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट है। आपके लिए क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है, और इस स्पेशल पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो इफ़ ए मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव देन, फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल,
और molecule should be asymmetrical और molecules mirror image should not be superimposed। molecule का जो इमेज है वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द वेरी स्पेशल पॉइंट, लिख लीजिए इसको, ठीक है। वेरी स्पेशल पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार फॉर्मूला या 3 स्टार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग टू फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, पहला कंडीशन क्या है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, या का मतलब अदर, या का मतलब और क्या होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल होना चाहिए, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिकल। और सेकंड थर्ड पॉइंट क्या है, द मिरर इमेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म के नोमेनक्लेचर के लिए डिस्कशन किया था, इन द सेम वे यहाँ पर भी कुछ नोमेनक्लेचर के सिस्टम है, उनके बारे में हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इनके नोमेनक्लेचर के जो सिस्टम है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो बातें हैं, यानी कि इनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो दिस इज़ द टाइम for saying bye bye, okay. So this is the end of the class for today, meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.